नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 सितंबर 2023 के साइंस एंड टेक एनालिसिस और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो साइंस एंड टेक के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कैसे इंडिया के अंदर एक एआई एल्गोरिदम है QXR, जिसको डेवलप किया गया है मुंबई बेस्ड Cure.ai नाम के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया के अंदर टीबी के केसेस को और इफेक्टिवली डायग्नोस करने के लिए। तो टीबी डायग्नोसिस, खासकर प्रिजम्पटिव टीबी का डायग्नोसिस, जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होने के, इसका डायग्नोसिस इंडिया के अंदर और इनफैक्ट पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा आप कह लो चैलेंज है, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अफ्रीकन नेशंस हो गए, साउथ एशियन नेशंस हो गए, इंडिया हो गया। तो इस रिस्पेक्ट में ये टेक्नोलॉजी इंडिया को कैसे मदद करेगी, साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस एंड टेक का प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है दोस्तों, कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, प्रेगनेंसी के चलते उनके प्लाज्मा में कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि अर्ली साइंस ऑफ किडनी और लीवर का डैमेज दिखने लगता है इन पर्टिकुलर लेडीज को। तो ओवरऑल किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर प्री एक्लेम्सिया आ सकता है उसकी प्रेगनेंसी के दौरान। इसका प्रिडिक्शन कैसे किया जाएगा, तो एक बायोमार्कर के आधार पर इसका प्रिडिक्शन किया जा सकता है। इसके लिए एक थीसिस हुई है, उसके रिजल्ट्स यहां पे इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए, तो उसको देखेंगे। तो साइंस एंड टेक के ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब वैसे मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अर्ली प्रिडिक्शन ऑफ प्री एक्लेम्सिया यूजिंग अ बायोमार्कर, ये पर्टिकुलर टॉपिक नॉलेजफुल बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज पर्सपेक्टिव से। बट एग्जाम में पूछा जाएगा इस बात पे थोड़ा डाउट होता है मेरे को, बट ठीक है, फिर भी साइंस एंड टेक की जो नॉलेजफुल चीजें हैं उनको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं पढ़ाई सिर्फ एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से नहीं, थोड़ा अपने ज्ञान के पर्सपेक्टिव से भी करिए। उसके बाद करंट अफेयर्स में आदित्य L1 लिफ्ट ऑफ हो गया है, इसको लेके एक आर्टिकल है, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन गज चलाया गया, ठीक है ना, मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर ओवरऑल एक हाथी ने रैम्पेज फैला रखा था। यहाँ पे आपको 3 हाथी दिख रहे हैं, जिसमें से इधर हाथी और जो इधर हाथी इसके ऊपर महोत्स बैठे हैं। तो ये जो दो हाथी इनको कुमकीज बोलते हैं, ये जो ट्रेंड हाथी, और बीच में जो हाथी इसको सिडेट करके लेके आया जा रहा है, इसने पूरा तगड़ा बवाल मचा रखा था, कुछ लोगों को भी यहाँ पे इसने मार दिया। इसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन गज चलाया गया, तो इसको यहाँ पे देखेंगे। फिर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किस प्रकार से केरला के अंदर पैलेटिव केयर पेशेंट्स, पैलेटिव केयर पेशेंट्स मतलब वो केयर जो कि टर्मिनली इल पेशेंट्स को दी जा रही है, जैसे कैंसर से जो पेशेंट्स गुजर रहे हैं, तो उनको जिस प्रकार की केयर दी जाती है उसको आप पैलेटिव केयर बोलते हो। तो इसके लिए रेडियो एफएम कैसे मदद कर रहा है। इंडिया में 3/4 इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है, मतलब जो इरिगेशन में एनर्जी का सोर्सेज इस्तेमाल हो रहा है वो डीजल पेट्रोल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है। और उसके साथ साथ प्रज्ञान रोवर अब सेफली पार्क कर दिया गया और स्लीप मोड में जा रहा है, क्योंकि अब मून पे टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने वाले हैं। तो एक लूनर नाइट मतलब 14 दिन के लिए ये बिल्कुल स्लीप मोड में रहेगा, उसके बाद जग पाएगा नहीं जग पाएगा, इस बात को लेकर इसरो को भी कंफर्मिटी नहीं है। तो इतने टॉपिक्स में देखूंगा दोस्तों, आप चाहो तो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हो। आई होप आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। डेली के बेसिस में इस मेंटरशिप प्रोग्राम में वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। कल भी ओवरऑल 2 वीडियोस शाम को अपलोड हुई थी और 5 वीडियोस एथिक्स की ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जो कि आज अपलोड होंगी। तो यू कैन डू ऑप्ट फॉर दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें मैंने एक इंस्टॉलमेंट का जो ऑप्शन है वो भी एक्टिव कर दिया, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी इस पर्टिकुलर कोर्स को टेकअप कर सकते हो। मेरे इस पर्टिकुलर लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल। साथ साथ मेरी वेबसाइट www.harshitdwivedi.com के स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप में भी पर्टिकुलर पीडीएफ आपको मिलेगी। वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ था। तो डू ऑप्ट फॉर द मेंटरशिप कोर्स इफ यू फील इट नेसेसरी। चलिए साइंस एंड टेक से शुरुआत करते हैं। यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एक्सरे टू डिटेक्ट मोर केसेस। तो भाई मुंबई बेस्ड जो कंपनी है Cure.ai, QURE.ai, इसने डेवलप किया है एआई एल्गोरिदम QXR। ठीक है, इससे क्या है कि प्रिजम्पटिव टीबी का अर्ली डिटेक्शन हो सकता है और 1 मिनट से कम लगता है। तो Cure.ai द्वारा जो मशीन बनाई गई है उससे एक एक्सरे किया जाएगा और उस एक्सरे के आधार पर यह देखा जाएगा कि हाँ भाई मॉलिक्यूलर टेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो ओवरऑल यहां पे जो अप्रोच है ना वो है QXR प्लस मॉलिक्यूलर टेस्ट की, ताकि टीबी के केसेस को कंफर्म किया जा सके। देखिए 2019-21 के नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे में जो इंडिया में कंडक्ट कराया गया उसमें यह बोला गया कि 43% जो टीबी की केसेस है इंडिया के अंदर वो मिस हो जाते हैं बिना एक चेस्ट एक्सरे के। कई बार सिर्फ मॉलिक्यूलर टेस्ट के बेसिस पे आप टीबी को कंफर्म नहीं कर पाते हैं, कभी कभी चेस्ट एक्सरे अगर आप कर लो तो उससे ओवरऑल टीबी के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो टीबी डिटेक्शन के लिए, उस टेक्नोलॉजी को आपको एट स्केल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एट स्केल मतलब एक मेजर स्केल पे, एक मेजर क्वांटिटी पे आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आएंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है,
Systematic screening for TB for early diagnosis is an important anti-TB strategy. The Indian regulator cleared QXR a few months ago. तो Cure.ai का जो QXR है, इसको पर्टिकुलरली अप्रूव तो कर दिया गया है हमारी सरकार के द्वारा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी के लिए इसको सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा डायरेक्शन नहीं दिया गया केंद्र की, मतलब राज्य की सरकारों को, कि QXR को आप इस्तेमाल करो। देखिए क्या है, ये जो QXR है, ये बेसिकली WHO की रिक्वायरमेंट कि 90% से ज्यादा इसकी सेंसिटिविटी हो, 70% से ज्यादा इसकी स्पेसिफिसिटी हो, कम से कम उन लोगों में जो कि 15 साल से ज्यादा के। मेडिकल टर्म सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई पेशेंट्स विद द डिजीज। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर पेशेंट को आइडेंटिफाई करना कि हाँ उसमें डिजीज है कि नहीं है, तो इसको आप बोलते हो सेंसिटिविटी। तो वो इस पर्टिकुलर टेस्ट की 90% से ज्यादा है। और स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिसिटी में एक टेस्ट की एबिलिटी कि हाँ भाई आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सको कि इसमें डिजीज नहीं है। तो आप 90% से ज्यादा परसेंटेज से इस बात को करेक्टली बता पा रहे हो कि डिजीज है कि नहीं है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर QXR में एक और कैपेबिलिटी है कि 70% से ज्यादा में ठीक तरीके से बता पा रहा है कि हाँ भाई इसमें डिजीज नहीं है। चूंकि हम प्रिजम्पटिव टीबी की बात कर रहे हैं, प्रिजम्पटिव टीबी यहां पे टीबी की शुरुआत हो चुकी है, अभी पूरी तरीके से फैला नहीं, तो प्रिजम्पटिव टीबी में कहीं ना कहीं इन्फ्रेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ये पता कर रहे हो कि हाँ भाई एक्चुअली में पर्सन को टीबी है या नहीं। समझ के बाद तो एक चीज ये हो गई। अब क्या है कि भले ही केंद्र की सरकार ने अप्रूवल जरूर दे दिया, हमारे ड्रग रेगुलेटर DGCA, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल जरूर दे दिया इस पर्टिकुलर QXR को, लेकिन अभी भी राज्य की सरकारें बड़े स्केल पे इस QXR को इस्तेमाल नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि सेंट्रल टीबी डिवीजन ने राज्य की सरकारों को वाइड स्प्रेड एडॉप्शन के लिए ऑफ QXR अभी के लिए इनकरेज नहीं किया। सेंट्रल टीबी डिवीजन इंतजार कर रहा है फॉर एन अप्रूवल फ्रॉम हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट। अब इंडिया का जो एम्बिशियस गोल है कि हम एलिमिनेट कर देंगे टीबी को 2025 तक, ये हम तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम प्रॉपर तरीके से अर्ली डायग्नोसिस और इनिशिएशन करें मिलियंस ऑफ पीपल का। तो मिलियंस ऑफ पीपल पे अर्ली डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस का मतलब पकड़ना कि हाँ भाई आपको ये बीमारी है, उसकी केयर, उसका इलाज बाद में शुरू होता है। सबसे पहले आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि बीमारी है कि नहीं है, और उसके बाद आपको इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट, केयर वगैरह चालू करना पड़ेगा। तो जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप एलिमिनेट नहीं कर सकते टीबी को 2025 तक। तो अगर सेंट्रल टीबी डिवीजन अगले कुछ सालों तक हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट का इंतजार ही करता रह गया और QXR को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया, तो लॉन्ग टर्म में टीबी को एलिमिनेट करने वाला जो हमारा आप कह लो टारगेट है, वो मिस हो सकता है। वियतनाम में कम्युनिटी वाइड स्क्रीनिंग हुई थी लोगों की जो 15 साल से ज्यादा के हैं। मॉलिक्यूलर टेस्ट कंडक्ट किए गए थे यहाँ पे 2014 से लेकर 2017 के बीच में। यहाँ पे पता चला कि लोअर प्रेवलेंस है पल्मोनरी टीडी का 2018 में। मतलब ओवरऑल 15 साल से ज्यादा के लोगों पे एक वाइड स्प्रेड स्क्रीनिंग शुरू हुई वियतनाम के अंदर, जिसमें मॉलिक्यूलर टेस्ट भी किए गए, चेस्ट एक्सरेज भी किए गए, जिसके चलते वियतनाम में 2018 में टीबी के केसेस कम देखने को मिले, क्योंकि ओवरऑल टीबी डिटेक्शन यहाँ पे ज्यादा हो रहा था। और जब टीबी डिटेक्शन हो जाएगा तो टीबी का पर्सन टू पर्सन फैलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अब वियतनाम में ओवरऑल डिजिटल एक्सरेज का उतना इस्तेमाल नहीं किया गया। इंडिया में जो QXR है ना, वो डिजिटल एक्सरे का इस्तेमाल करेगा मॉलिक्यूलर टेस्टिंग से पहले। जी हाँ, इंडिया के अंदर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग से पहले इस QXR में डिजिटल एक्सरेज का इस्तेमाल कर रहा है। और डिजिटल एक्सरेज के रिजल्ट के आधार पर अगर लगता है कि हाँ भाई इसको टीबी हो सकता है, तो फिर उसका मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है। तो QXR की जो एल्गोरिदम है ना, ये ऑलरेडी 50 से ज्यादा कंट्रीज में इस्तेमाल हो रही है। इंडिया के अंदर 24 स्टेट्स QXR को इस्तेमाल कर रहे हैं 150 साइट्स पे, बट कुछ राज्यों में केवल एक पर्टिकुलर साइट पे QXR इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि ये पर्टिकुलर QXR के सॉफ्टवेयर को केरला में केवल एक जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। चेन्नई में 6 आउटरीच मोबाइल वैन हैं जो QXR को इस्तेमाल कर रही है। 9 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और एक मोबाइल वैन मुंबई में QXR को इस्तेमाल कर रहा है। तो मुंबई, चेन्नई, केरला, इतने बड़े शहरों में, राज्यों में आप इतने छोटे स्केल पे अगर QXR को डिप्लॉय करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। कितनी भी अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी हो QXR, जब तक आप इसको एक मेजर स्केल पे, बड़े स्केल पे इस्तेमाल नहीं करते, तब तक इसका कोई बहुत बेनिफिट नहीं निकलेगा। एज ऑफ दिसंबर 2022 1 लाख एक्सरेज 9 मुंबई हॉस्पिटल से स्क्रीन किए गए टीबी के लिए। 30% लोगों को टीबी से डायग्नोस किया गया रेफरल एक्सरे के बेसिस पे, मतलब किसी और पर्टिकुलर केस में एक्सरे की डिमांड हुई थी और उसमें टीबी यहां पे निकल आया। तो बेसिकली QXR की जो टेक्नोलॉजी है, एक्सरे के आधार पर ओवरऑल टीबी को, प्रिजम्पटिव टीबी को ढूंढने की और बाद में उसको मॉलिक्यूलर टेस्ट से कंफर्म करने की, इससे टीबी डिटेक्शन 18 से 27% बढ़ सकता है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें बताई जा रही हैं। तो QXR टेक्नोलॉजी के बारे में हमने यहाँ पे बात की। तो जो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं आपके QXR के,
वो ओवरऑल जो एक्सरे का एक्सपोजर है वो 120 to 130 कर देते हैं एक नॉर्मल एक्सरे स्कैन के रिस्पेक्ट में, और टीबी डिटेक्शन का जो आपके लो पॉजिटिविटी है उसको बढ़ा देते हैं। फिर हम बात करते हैं अर्ली प्रोडक्शन ऑफ प्री एक्लेम्सिया यूजिंग अ बायोमार्कर। देखिए यहाँ पे लिक्विड बायोप्सी की बात की जा रही है टू मेजर डीएनए मिथाइलेशन लेवल इन द ब्लड में इंप्रूव द डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी एट द रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्सिया। देखिए प्री एक्लेम्सिया अपने आप में एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है दोस्तों कभी कभी। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी में अब तक ये देखा गया कि 1% केसेस में ही एक्लेम्सिया होता है। एक्लेम्सिया मतलब ओवरऑल एक लेडी की प्रेगनेंसी के साथ साथ उसके लीवर और उसकी किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। कई बार लेडीज की इस एक्लेम्सिया के चलते मौत हो जाती है। तो एक्लेम्सिया का ऑनसेट हो रहा है एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, अगर हम इसको पहले पता कर लें तो बड़ा सही रहे। अब जैसे बीमारियों का इलाज होता है तो दोस्तों उसमें एक प्रोसेस होता है बायोप्सी। बायोप्सी में एक फिजिकल बायोप्सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कुछ गड़बड़ है, मान लो कैंसर है, तो बॉडी पार्ट को काट के अलग किया और उस पर फिर एनालिसिस की, तो इसको आप बोलते हो बायोप्सी। एक होती है लिक्विड बायोप्सी की, जो लिक्विड फ्लूइड्स हैं आपकी बॉडी के, बस उनको स्टडी करके आप पता कर रहे हो कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो यहां पे लिक्विड बायोप्सी अप्रोच को अपनाया जा रहा है प्री एक्लेम्सिया को पकड़ने में। अर्ली ऑनसेट एक्लेम्सिया बोलते हैं, मतलब गेस्टेशन के 34 हफ्ते से पहले, मतलब ऑब्वियसली बात है प्रेगनेंसी आपकी 9 महीनों की होती, तो 36 हफ्ते मान लो, तो ओवरऑल प्रेगनेंसी के फाइनल स्टेज में कभी कभी पता चलता है कि हाँ भाई एक्लेम्सिया है लेडी को। ओवरऑल अगर 34 हफ्तों से पहले ही पता चल जाए कि हाँ भाई गेस्टेशन में एक्लेम्सिया है और हायर रिस्क है डिजीज ऑफ फीटल मोर्टेलिटी का, तो इसको कहीं ना कहीं लिक्विड बायोप्सी अप्रोच से पता किया जा सकता है। और लिक्विड बायोप्सी अप्रोच से अगर दिख जाता है कि प्री एक्लेम्सिया है, तो कुछ कम डोजेज में एस्पिरिन और बाकी दवाइयों को देके इस प्री एक्लेम्सिया की प्रॉब्लम को, रिस्क को कम करने की कोशिश की जा सकती है। अगर आप डिजीज के ऑनसेट को आइडेंटिफाई कर लो तो डेफिनेटली उस डिजीज से लड़ने का स्कोप रहता है, ठीक है ना। प्रीवियस स्टडीज ने यह भी दिखाया कि जो वाइड स्प्रेड मिथाइलेशन चेंजेस है ना प्लेसेंटा में, वो डिलीवरी के समय पे होते हैं, और इसी मिथाइलेशन लेवल के चलते में एक्लेम्सिया यहां पे आता है। तो ये जो लिक्विड बायोप्सी का प्रोसेस है ना, ओवरऑल इस प्री एक्लेम्सिया को पकड़ने में ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे किसी बॉडी पार्ट को काट के आपको स्टडी नहीं करनी पड़ रही, बॉडी के फ्लूइड्स को ही लेके आपको स्टडी करनी पड़ रही, तो इन्वेजिव नहीं है। यहाँ पे पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द नहीं होगा, ओवरऑल उसकी बॉडी के फ्लूइड से आप डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हो, उसका प्रोग्रेशन को मॉनिटर कर सकते हो, ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को मॉनिटर कर सकते हो। समझ गए। बर्नार्ड थिनपॉन्ड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स केयू ल्यूविन बेल्जियम में बिलोंग करते हैं, ल्यूविन में, इनके कलीग्स ने प्रोफाइल किया ब्लड डीएनए मिथाइलेशन डाटा को 498 प्रेग्नेंट वुमेन में, जिसमें से 1/3 में प्री एक्लेम्सिया देखा गया। तो बेसिकली यहाँ पे लिक्विड बायोप्सी के आधार पर प्री एक्लेम्सिया को पता करने की कोशिश की जा रही है। एक एडवांस स्टेज में प्री एक्लेम्सिया को ढूंढ के ओवरऑल बड़े स्केल पे इस प्री एक्लेम्सिया के ट्रीटमेंट को शुरू किया जा सकता है, ताकि जो लेडीज की मोर्टिलिटी फैक्टर है वो इस पर्टिकुलर से कम हो जाए। तो यही है ये टॉपिक, बेसिकली यही है साइंस एंड टेक का आर्टिकल बता रहा है। तो आगे चलते हैं। आज मुझे काम के देखिए 2 ही आर्टिकल लगे, एक और साइंस एंड टेक का आर्टिकल था बट वो इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं। फिर आगे आ जाते हैं भाई करंट अफेयर्स में। आदित्य L1 लिफ्ट्स ऑफ टू स्टडी द सन। तो भैया इसरो का ये जो वर्क हॉर्स है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये श्रीहरिकोटा से 11:50 AM पे उड़ा इन वन ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट फ्लाइट। तो भैया इसरो की जो 59th फ्लाइट है आदित्य L1 ऑन बोर्ड, ठीक है ना भाई, सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई। 63 मिनट्स टेक ऑफ के बाद जो सेपरेशन था वो सैटेलाइट का हुआ, और आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को एक हाईली एसेंट्रिक ऑर्बिट में रखा गया है। कितना एसेंट्रिक ऑर्बिट? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो एसेंट्रिक ऑर्बिट मतलब एक तरफ इसकी एपोजी बहुत ही कम है, मतलब एपोजी बहुत ही ज्यादा, पेरिजी बहुत ही कम है। तो ये एसेंट्रिक जो ऑर्बिट है वो कितने का है, तो यहां पे बता के रखा गया 235 किलोमीटर बाई 19,500 किलोमीटर। तो एक तरफ वो अर्थ से केवल 235 किलोमीटर दूरी होगा और दूसरी तरफ वो अर्थ से 19,500 किलोमीटर दूर होगा, इसलिए उसको हाईली एसेंट्रिक ऑर्बिट कहा जा रहा है। बेसिकली एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। सैटेलाइट कभी भी अपने सेंटर, मतलब से अर्थ के आगे चारों तरफ जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं वो कभी भी अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। और यहाँ पे जो आदित्य L1 के स्पेसक्राफ्ट का इनिशियल ऑर्बिट है ना अर्थ के चारों तरफ, वो हाईली एसेंट्रिक है। कितना है उसकी डायमेंशंस वो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। फिर ये जो इसरो का वर्क हॉर्स है PSLV, इसकी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लाइट है, क्योंकि इसको ऑब्वियसली बात है हेलो ऑर्बिट L1 लैग्रेंजियन पॉइंट तक लेके जाना है। तो पहले अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटेगा आदित्य L1 16 दिनों के लिए। उसके बाद इसमें 5 मैन्यूवर्स होंगे, जिससे ओवरऑल ये नेसेसरी वेलोसिटी को गेन होगा। और फिर 16 दिनों के बाद इसकी 100 दिन की जर्नी चालू होगी L1 लैग्रेंजियन पॉइंट के प्रति।
ठीक है ना। ये एल्विन लैग्रेंजियन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का और सन का इस पर्टिकुलर सैटेलाइट की पोजीशन को बैलेंस करेगी। और जो भी यहाँ पे ऑर्बिटल मैनूवर्स होंगे ना, वो लिक्विड एपोगी मोटर इंजन को इस्तेमाल करेंगे। तो आदित्य L1 अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे होगा अर्थ से, सन की तरफ डायरेक्टेड होगा, और ये अर्थ और सन की डिस्टेंस के बीच में होगा। मतलब आप कह लो कि जितना अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है उसका 1% यानी कि 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है ये अर्थ से। लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ऑब्वियस सी बात है, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर नाम्बी नारायण जी ने बहुत काम किया था, नाम्बी नारायण जी को ओवरऑल पाकिस्तान को सीक्रेट्स देने के लिए उनको पकड़ा गया, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंफर्म किया कि जो भी इल्जाम यहाँ पे नाम्बी नारायण जी के ऊपर लगाए गए थे गलत थे। आज की डेट में पीएसएलवी के इतने बड़े लॉन्चेस में ओवरऑल इसी लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आदित्य L1 का जो मिशन लाइफ है वो 5 साल का है। इस समय पे इसके जो पेलोड्स हैं वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कोरोनल हीटिंग के बारे में, कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में, प्री फ्लेयर और फ्लेयर एक्टिविटीज के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनामिक्स ऑफ स्पेस वेदर, प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स वगैरह वगैरह। 7 पेलोड्स हैं आदित्य L1 के ऊपर। कौन कौन से? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC, सोलर अल्ट्रा वॉलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हिलियोस, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स, और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। इसके साथ साथ एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। तो जो सोलर पैनल है आदित्य L1 के, ये लगातार चार्ज होते रहेंगे। चूंकि ये सन की तरफ ही डायरेक्टेड है तो उसको लगातार सोलर हीट मिलेगी। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान जैसा नहीं है कि 14 दिन -270 डिग्री सेंटीग्रेड, लगातार सन मिलेगी। तो एनर्जी की तो इसके पास कोई कमी होगी नहीं। आप सन के फ्लेयर इसको उड़ा ना दें, इसके सेंसर्स को बर्बाद ना कर दें, वो एक अलग बात है। ठीक है ना भाई। तो आप कह लो कि 125 दिन की इसकी जर्नी है। पहले 16 दिन ये अर्थ के ऑर्बिट में घूमेगा, फिर 110 दिन ये सन की तरफ जाएगा। टोटल 125-126 दिन की जर्नी है। उसके बाद ये लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पे अपने आप को हेलो ऑर्बिट में प्लेस करेगा और फिर अपनी स्टडीज को इनिशिएट करेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशन गज शाइन्स स्पॉटलाइट ऑन चित्तूर कुमकीस। तो भैया 190 रामपुरम, ये एक नॉन डिस्क्रिप्ट विलेज है गुदीपाल मंडल आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु की बाउंड्री के पास। अब हुआ यहां पे ये कि 30 अगस्त को एक लोन वाइल्ड एलिफेंट ने यहां पे एक फार्मर कपल को मौत के घाट उतार दिया। 3 और विलेजेस को यहां पे इन्होंने इंजोर किया। 10 हेड ऑफ कैटल भी यहां पे मारे गए। फिर कुछ घंटों बाद अगर आप देखो, इनफैक्ट 31 अगस्त को जब इस हाथी को पकड़ा गया, उससे कुछ घंटे पहले एक वुमेन फार्मर को इस हाथी ने और मारा बोडी नेटम विलेज कातपाड़ी तमिलनाडु में, और फिर ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री मार गया। तो मतलब ये जो बीच वाला एलिफेंट है ना, ये लगातार तबाही मचाता चल रहा था। ओवरऑल इसने बिल्कुल मेहम मचा दिया, तो सब डरे हुए थे। इस पर्टिकुलर हाथी ने टेरर कॉज कर दिया था चित्तूर तमिलनाडु की बाउंड्री के आसपास। और ये लोन एलिफेंट अपने आप में बहुत डेंजरस था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा बोल रहे थे। इसको पकड़ने के लिए काफी लोग यहाँ पे परेशान हो चुके थे। ठीक है भाई। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये थिन फॉरेस्ट रेंज गुड़ीपाल मंडल में पाया जाता था। अपने अपने हैबिटेट महाराज कदई फॉरेस्ट, जो कि तमिलनाडु 140 किलोमीटर में, वहां से निकल के जंगल पैचेस के थ्रू ये बहुत दूर निकल आया था। तो अब एक टीम ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स चित्तूर से पहुंची कहां पे? आपका रामपुरम विलेज में, इस पर्टिकुलर एलिफेंट की तलाश में। 100 पर्सनल, जिसमें वॉचर्स थे, एनिमल वॉचर्स, एनिमल ट्रैकर्स थे, बीट ऑफिसर्स थे 6 रेंजेस ऑफ तिरुचूर और तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के। इनको ऑपरेशन गज में डिप्लॉय किया गया। ऑपरेशन गज का काम था इस पर्टिकुलर रोग हाथी को करना, और इसमें कुमकीज को डिप्लॉय किया गया। कल की डेट में आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ये कुमकीज क्या है, तो याद रखिएगा ये कुमकीज ट्रेंड एलिफेंट होते हैं। ठीक है ना। 2 कुमकीज, जयंत और विनायक, कहां के? ननियाल फॉरेस्ट कैंप के रामकुप्पम में। ये कुप्पम फॉरेस्ट रेंज में आता है। इनको स्पेशल व्हीकल्स में लेके आया गया। तो ये जो वाइल्ड एलिफेंट्स का यहाँ पे सर्च चल रहा था, ये मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक चला, लेकिन ये एलिफेंट पहले तो मिला नहीं। 31 अगस्त को जाके ये एलिफेंट मिला, जब ये खबर निकल के आई कि इस एलिफेंट ने एक और वुमेन फार्मर को यहाँ पे मार दिया। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उस पर्टिकुलर इलाके में ड्रोन कैमरास को डिप्लॉय किया। फाइनली इस एलिफेंट को पाया गया। जब यहाँ पे कुमकीज और बाकी महोत्स इस एलिफेंट को पहुंचने पकड़े, तब ये भागने लगा। बाद में ये थक गया। थकने के बाद ये एग्जॉस्टेड एक ट्री के नीचे खड़ा हो गया। तब इसके ऊपर एक ट्रैंकुलाइजर डार्ट फेंका गया। डार्ट के बाद ये थोड़ा नशे में आ गया। उसके बाद सेडेटेड हालत में इसको चला के ओवरऑल लेके जाया गया, और इसको पकड़ने के बाद, मतलब इसको पहले तो एसवी जू पार्क लेके जाया गया,
और उसके बाद बाकी कुमकीज को भी जहां जहां से उनको लेके आया गया था वापस भेज दिया गया। तो ये जो दो कुमकीज है ना, विनायक और जयंत, इनके रोल पे यहाँ पे काफी तारीफ की गई है कि हाँ भाई, इन हाथियों ने ओवरऑल इस रोग हाथी को पकड़ने में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, तो ये साउथ इंडिया से रिलेटेड न्यूज है। बट ऑपरेशन गज, इस प्रकार के ऑपरेशन गज को आप अपने आंसर्स वगैरह में कोट कर सकते हो एनिमल कंजर्वेशन में, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, एनिमल हैबिटेट के प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करने के लिए। फिर अगला, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। देखिए, पेन और पैलिएटिव केयर ट्रस्ट ये एक प्रोग्राम चलाते हैं, रेडियो सांत्वनम 90.4 एफएम। क्यों? ये एम्पावर करना चाहते हैं टर्मिनली इल पर्संस को, या फिर वो उन लोगों को जो पैलिएटिव केयर के थ्रू गुजर रहे हैं, एक स्ली ऑफ प्रोग्राम्स के थ्रू इनके साथ सोशल इंटरेक्शन होता है, इन पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, इनके इलाज के लिए अलग अलग जो आप कह लो प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए, जो तरीके बताए जाने चाहिए, जो मेडिसिन बताए जाने चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस। तो सोशल आइसोलेशन, एंजाइटी एंड पेन को डेली बेसिस पे टैकल करने के लिए वो पर्सन जो कि पैलिएटिव केयर से गुजर रहे हैं, जो कि काफी कम हद तक एक्टिव हो गए हैं, उनके लिए यहाँ पे एक रेडियो सांत्वनम 90.4 एफएम प्रोग्राम चलाया था। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है केरला के अंदर। इस पर्टिकुलर कम्युनिटी रेडियो को पेन एंड पैलिएटिव ट्रस्ट केयर के द्वारा चलाया जाता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एम्पावर करता है टर्मिनली इन पर्संस को। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर ट्रस्ट अभी के लिए फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 10,000 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स को। इनके लिए रेगुलर पेन और पैलिएटिव क्लिनिक्स कोलम डिस्ट्रिक्ट में चलाए जाते हैं। एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये रेडियो स्टेशन कोऑर्डिनेट करता है केयर रिलेटेड एक्टिविटीज को। जो ट्रस्ट ट्रांसिशन है ये काफी लंबे समय से चल रहा है। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इस रेडियो सांत्वनम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर ऐप से। ये ट्रांसमिट करती है ऐप रेडियो सांत्वनम वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स इनेबलिंग सोशल इंटरेक्शन, इनहेंसिंग पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इस पर्टिकुलर ऐप के बारे में आप ओवरऑल अपने नोट्स में लिख सकते हो, आपको कुछ नहीं लिखना है। वल्नरेबल सेक्शंस जीएस पेपर 2 के रिस्पेक्ट में पेन एंड पैलिएटिव केयर ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है रेडियो सांत्वना 90.4 एफएम, जो कि टर्मिनली इल पेशेंट्स को या फिर उन लोगों को जिनको पैलिएटिव केयर की रिक्वायरमेंट है इनकी मदद करता है। बस इतनी एक लाइन लिख लीजिए और इस लाइन को, इस पर्टिकुलर न्यूज को अपने हिसाब से किसी भी क्वेश्चन में इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है भाई, फिर आ जाते हैं 3/4 ऑफ इंडिया इरिगेशन सोर्सेज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है भाई, electrification of groundwater withdrawal corresponds to the rise in use of tube wells and bore wells that are capable of extracting water at greater depths। क्या बोला जा रहा है? देखिए, पॉन्ड्स 87 लाख 82 लाख कम हुए, सब क्या है? लेटेस्ट एडिशन यहां पे कंडक्ट किया गया किसका? MIC का, माइनर इरिगेशन सेंसस का। इस माइनर इरिगेशन सेंसस में एक कॉम्पेंडियम बनाया जाता है किसका? बोरवेल्स का, ट्यूब वेल्स का, बाकी प्राइवेटली ओन्ड इरिगेशन सोर्सेस का फार्मर्स के द्वारा। ठीक है भाई, इस पर्टिकुलर माइनर इरिगेशन सेंसस को कंडक्ट किया जाता है यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। और अब इस पर्टिकुलर सेंसस से यह पता चला है इलेक्ट्रिसिटी इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पावर टू एक्सट्रैक्ट वाटर ओवर डीजल एंड विंड एंड सोलर एनर्जी। तो भैया, गांव वगैरह के इलाके में ये जो इस तरीके से बोरवेल से आपने ग्राउंड वाटर निकलते देखा है, वो किसी ना किसी एनर्जी से आप निकाल रहे हो ना। वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, सोलर एनर्जी हो सकती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ने सबसे क्वांटम जंप दिखाया 2011 में। ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी 56% सोर्स था इन पंप को चलाने में, जो कि ओवरऑल ग्राउंड वाटर का निकाल के इरिगेशन वगैरह करते हैं। 2017 में नंबर हो चुका था 70%, और अब ये नंबर निकल के आ रहा है 2023 में 76%। लेकिन दोस्तों, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है। इस कैच को यहां पे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिए। ये जो डाटा है ना, इस डाटा को स्टडी करने में, एनालाइज करने में और पब्लिक करने में समय लग जाता है। तो अभी 2023 में जो ये ट्रेंड निकल के आ रहा है कि 76% जो एनर्जी का सोर्स है इरिगेशन सेक्टर में, पानी को, ग्राउंड वाटर को बाहर लाने का बोरवेल से, ट्यूबवेल से, वो इलेक्ट्रिसिटी है। ये एक्चुअली में डाटा है 2017-18 का। तो ये जो छठा एडिशन का डाटा भी पब्लिक किया गया ना 2023 में, ये बेसिकली ट्रेंड्स दिखाता है 2017-18 के। 2017 में जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी वो ट्रेंड्स दिखा रही थी 2013-14 के, और 2011 में जो रिपोर्ट रिलीज गई थी वो ट्रेंड्स दिखा रही है 2006-7 के। तो आज 2023 में ये जो माइनर इरिगेशन सेंसस के डाटा के बेसिस पे हमको ये पता चल रहा है कि 76% इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है ग्राउंड वाटर को निकाल के इरिगेशन करने का ट्यूबवेल, बोरवेल में। ये एक्चुअली में ट्रेंड दिखा रहा है 2017-18 का, और अभी का जो ट्रेंड है उसको आने में आगे 3-4 साल लग जाएंगे। समझ गए बात को? तो बेसिकली ग्रैनुलर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे डाटा को कलेक्ट करना और उसके बाद उसको पब्लिक करना, इसमें आराम से कुछ साल लग जाते हैं।
अब देखिए क्या बोला जा रहा है, दिस इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर विड्रॉवल करस्पॉन्ड्स टू अ राइज इन द यूज ऑफ ट्यूब वेल्स एंड बोर वेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वाटर एट गेट वेल्स। तो भैया डग मतलब ट्यूब वेल्स और जो बोर वेल्स है इनका इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये इस पर्टिकुलर स्कीम में पता चलता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स बहुत डीप से, बहुत गहराई से पानी को खोद के बाहर निकाल सकते हैं। देखिए पहले डग वेल इस्तेमाल करते थे, खोद के आपने कुआं बना दिया, पॉन्ड्स वगैरह इस्तेमाल करते थे। तो डग वेल्स और पॉन्ड्स ज्यादा से ज्यादा 15 मीटर की गहराई से पानी को खींच सकते हैं। तो शुरुआत में तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के जो प्रोमिनेंट सोर्सेज हुआ करते थे वो होते थे डग वेल्स और पॉन्ड्स। लेकिन डग वेल्स और पॉन्ड का जो नंबर है वो लेटेस्ट, ये जो 2023 में रिपोर्ट आई है जो कि 2017-18 के ट्रेंड को दिखाती है, उसमें कहीं ना कहीं इनका प्रोपोर्शन कम हो गया है। डग वेल और पॉन्ड वाटर पहले 87 लाख एग्जिस्ट करते थे, आज की डेट में केवल 82 लाख है। तो फिफ्थ से सिक्स एडिशन के बीच में 87 लाख से 82 लाख पे नंबर आ गया, किसका? डग वेल का और पॉन्ड का। तो डग वेल और पॉन्ड इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो 15 मीटर की गहराई से ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं शैलो ट्यूब वेल्स, जो कि कैपेबिलिटी रखते हैं पानी को 35 मीटर की गहराई से निकालने की। इनका नंबर 59 लाख से घट के 55 लाख पे आ गया। समझ गए बात को? तो जो शैलो ट्यूब वेल्स हैं यहाँ पे, इन शैलो ट्यूब वेल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये 35 मीटर की गहराई से पानी बाहर निकाल सकते हैं। तो इनका टोटल नंबर 59 लाख से 55 लाख में आ गया, पांचवें और छठे एडिशन के बीच में। एक होते हैं मीडियम साइज वेल्स, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि बेसिकली वो पानी को 70 मीटर की गहराई से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 70 मीटर की गहराई से निकालने वाले जो आप कह लो मीडियम साइज वेल्स हैं, इनका नंबर बढ़ा है। ये पांचवें एडिशन में 31 लाख थे, छठे एडिशन में 43 लाख हो चुके हैं। जो डीप वेल्स हैं, जो 70 मीटर से भी ज्यादा गहरे से पानी को निकाल सकते हैं, इनका नंबर पांचवें एडिशन में 26 लाख था और अब छठे एडिशन में 37 लाख हो चुका है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ग्राउंड वाटर टेबल कम हो रहा है। पहले जो मैक्सिमम वाटर हम लोग 15 मीटर गहराई से निकालते थे ग्राउंड वाटर के रिस्पेक्ट में, अब उसके लिए हमको पहले 35 मीटर, फिर 70 मीटर, इवन 70 मीटर से ज्यादा गहराई में जाना पड़ रहा है। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर विड्रॉवल हमारे एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न है, ठीक है ना भाई। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो मोर पावरफुल डीप रीचिंग ट्यूबवेल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। इनफैक्ट सबमर्सिबल पंप्स हम लोग के घरों के अंदर लगे रहते हैं, तो कई मीटर आपको ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, ठीक है भाई। अब ये बताया जा रहा है कि भाई 2011 में जो डाटा था उसमें 56% था, 2017 में डाटा में 70%, 2023 में जो डाटा निकल के आ रहा है उसमें 76%। तो 56 से 70 एक बड़ा इंक्रीज है, 14/56 25% का इंक्रीज है। लेकिन 70 से 76 6/70 का इंक्रीज है, 10% से भी कम है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे वो कंपेरेटिवली कम है ग्राउंड वाटर को बाहर खींचने में। तो कहीं ना कहीं एनर्जी एफिशिएंट वाटर इंस्ट्रक्शंस के जो तरीके को यहां पे सरकार इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिव होता नजर आ रहा है। और लॉन्ग टर्म में सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि ग्राउंड वाटर के एक्सटेंशन को हम सस्टेनेबल बनाएं और थोड़ा उसको स्टेबलाइज करें। तो हो सकता है वो भी यहाँ पे इफेक्ट दिखा रहा हो, हालांकि उसके बारे में कोई कॉन्क्रीट डाटा है नहीं। अगर देखा जाए दोस्तों तो 23.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स रिपोर्ट की गई कंट्री के 695 डिस्ट्रिक्ट्स और 6,47,394 विलेज। अब आप बोलोगे सर ये मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम क्या होती है? तो देखिए, एक होती है माइनर इरिगेशन स्कीम, एक होती है मीडियम इरिगेशन स्कीम, एक होती है लार्ज मतलब इरिगेशन स्कीम। माइनर ये इरिगेशन स्कीम में 2000 हेक्टेयर से कम का इलाका होता है। मीडियम इरिगेशन स्कीम में 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर का इलाका होता है। उससे बड़ी जो मेजर इरिगेशन स्कीम होती है उसमें 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका कवर होता है। तो ये जो इरिगेशन स्कीम यहां पे लिखी हुई है ना, ये बेसिकली एक इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है जो कि इलाके में बटा मतलब फैला हुआ होता है। तो अगर 2000 हेक्टेयर से कम का इलाका है तो भाई आपका, या फिर 2000 हेक्टेयर तक का इलाका है तो माइनर इरिगेशन स्कीम होगी। 2000 से 10,000 हेक्टेयर का इलाका है तो मीडियम इरिगेशन स्कीम होगी, और उससे ज्यादा का इलाका है तो मेजर होगी, ठीक है भाई। तो अगर आप देखो जितनी टोटल माइनर इरिगेशन स्कीम चल रही है उसमें से 21.93 मिलियन ग्राउंड वाटर की, 1.12 मिलियन सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पे माइनर इरिगेशन स्कीम है, कंट्री की 17.2%, महाराष्ट्र में 15.4%, मध्य प्रदेश में 9.9%, तमिलनाडु में 9.9% वगैरह, ठीक है ना भाई। आगे चलते हैं। Gaganyaan completed a task, rover safely passed and set into sleep mode। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सैटरडे नाइट को ये बोला कि जो चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान है ना, इसने अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है और सेफली ये पार्क कर दिया गया है, स्लीप मोड में इसको लगा दिया गया। चंद्रयान 3 का जो मिशन है ना,
इस रोवर ने अपने सारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लिया। अभी हमने रिसेंटली देखा कि इसके चास्ट पेलोड ने, उल्सा पेलोड ने यहाँ पे क्या क्या किया, उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, अभी एडिटिंग में जल्दी रिलीज होगा। तो एपी एक्सेस और लिब्स पेलोड जो कि आपके ये लैंडर सॉरी रोवर प्रज्ञान में लगे हुए हैं, इनको अभी के लिए ऑफ कर दिया गया है। ये पेलोड ही कनेक्ट कर रहे थे आपके विक्रम लैंडर से, और विक्रम लैंडर के थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो इसरो को यहां पे भेजे जा रहे थे। अब अभी के लिए देखिए जो बैटरी है वो फुल्ली चार्ज है। किसकी? आपकी प्रज्ञान रोवर की। नेक्स्ट सनराइज होगा सितंबर 22 को। अब सितंबर 22 को सनराइज के बाद अभी के लिए ये कंफर्म्ड नहीं है कि हाँ भाई ये जो लैंडर है विक्रम लैंडर और ये जो प्रज्ञान रोवर है ये काम करेगा। ठीक है, तो यहां पे इसरो वाले होप कर रहे हैं कि इट विल राइज टू अ सक्सेसफुल अवेकनिंग फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ असाइनमेंट। अगर नहीं राइज हुआ तो ये इंडिया के लूनर एम्बेसडर की तरह मून की सरफेस पे रहेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, फिर ये फंक्शनल नहीं होगा। तो अभी के लिए जितने कामों के लिए इस पर्टिकुलर चंद्रयान 3 को भेजा गया था ये इसने कर दिया है। अगर अगले लूनर डे में ये जग जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। वैसे प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 के लैंडर से 100 मीटर दूर तक जा चुका है। अगर यहाँ पे शिव शक्ति पॉइंट पे आपको लैंडर नजर आ रहा है तो इस तरीके से डिस्टेंस को कवर करके यहाँ तक प्रज्ञान रोवर 100 मीटर की दूरी पर गया है, और अभी के लिए ये स्लीप मोड में जा चुका है। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।